कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी BLLB थर्ड सेमेस्टर लीगल मेथड के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लीगल मेथड के MCQ देख रहे हैं फिर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपसे बहुत सारा यार मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि यार इतनी डिले हो रही है, वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। इनफैक्ट मैंने कुछ सेमेस्टर की तो मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, एंड कल आप सभी का एग्जाम है, एंड इससे पहले भी मैंने आपके पॉलिटिकल साइंस की वीडियो नहीं अपलोड की। आप सभी से बहुत बहुत हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग रहा हूँ दोस्तों। कुछ पर्सनल कारण के चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका हूँ, बट अब आपके जो भी एग्जाम बच्चे हैं, किसी भी सेमेस्टर के हों, आप सभी सेमेस्टर्स की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। ओके, सो हम ना सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी टॉपिक्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है यार, देखो हमारा ये यूट्यूब चैनल है लीगल ग्लोसरी, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इसकी चैनल लिंक आपके सामने ये दी हुई है, और दोस्तों टॉपिक मैंने आपको बता दिया। देखो यार, एडिटिंग वगैरह कुछ अच्छी हो नहीं पाई है, सो यार ये कंप्लेंट बिल्कुल मत करना है। एडिटिंग की कोई समय बिल्कुल है नहीं, मैंने एडिटिंग के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, तो ये तो बिल्कुल कहना है मुझसे भाई मेरे, क्योंकि मैंने एडिटिंग पे फोकस इस बार नहीं कर पाया बिल्कुल भी। तो चलिए यार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में मैं थोड़ा कैमरा इधर कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो यार। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो यार, पहला क्या है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, अच्छे से वीडियो देखना, समझ जाओगे यार, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्या है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये तो होगा ही होगा। दूसरा वाला क्या है, बी वाला हम पढ़ते हैं हिंदी में, इसका गठन भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। ये लॉ कमीशन की बात हो रही है। देखिए आपका जो पेपर आने वाला, उसमें कई सारे क्वेश्चन हो सकता है लॉ कमीशन से रिलेटेड भी आए, तो इनके क्वेश्चन आंसर आपको लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास MCQ नहीं, तो आप कहीं से गूगल यूट्यूब से कहीं से थोड़ा सा लॉ कमीशन के बारे में जरूर पढ़ लें, थोड़े क्वेश्चन उसके रिलेटेड आ सकते हैं। अभी और कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। इसके बाद है सी वाला, अब तक इसने लगभग 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बाय नाउ इट हैज बीन सबमिटेड नियरली 277 रिपोर्ट। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई लॉ कमीशन ने अभी तक कितनी रिपोर्ट सबमिट की हैं, 277 रिपोर्ट सबमिट की। देखिए ये थोड़ा आज का डाटा है। अब देखिए यार, डाटा कब का है उसके अकॉर्डिंग देखना, क्योंकि समय समय पर लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता रहता है, तो ये डाटा आप चेक कर जरूर करें जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। ओके, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैंने आंसर ही आपको नहीं बताया, यार ये क्या बात हुई आपकी। ओके, सो जो हमारा जो इसका आंसर है दोस्तों, वेट, ये आपका डी वाला है, ऑल द अबव होगा। ओके, इसका आंसर होगा ऑल द अबव। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, What is the purpose of notification in the Indian legal system? भारतीय विधिक व्यवस्था में अधिसूचना का क्या उद्देश्य है भाई, बताओ। पहला आपका ऑप्शन है ए, टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट न्यू लॉज एंड रेगुलेशन, यानी जो नए कानून विनियमों के बारे में जनता को सूचित करना है। क्या ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे भाई, इंडियन लीगल सिस्टम का क्या बताइए, तो बिल्कुल सही है ये। सेकंड वाला क्या है, टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, भाई यानी अभी जो भी मौजूदा कानून है उसके ऊपर आपको व्याख्या करना है, मार्गदर्शन प्रदान करना, उसके बारे में लोगों को बताना है, तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। ये चीजें आप लोग याद रखना दोस्तों, इससे रिलेटेड सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि 4 पॉइंट जो मैंने बताया सेम क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सी वाला है, टू अनाउंस चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, भाई गवर्नमेंट की, सरकार की नीतियों में, सरकार की पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस होता है तो क्या उसकी अनाउंसमेंट करनी जरूरी, उसकी घोषणा करनी जरूरी, तो बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, ये होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए थोड़े क्वेश्चन हमारे ऊपर नीचे हैं, तो देखो यार उससे कंफ्यूज मत होना। थोड़ी मैंने बताया था एडिटिंग में इस बार मैं नहीं कर पाया हूँ एडिटिंग वगैरह, बट ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अच्छे से इनको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत में किसी अधिसूचना का विधिक 3 निहित क्या है, व्हाट इज द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन इंडिया। देखिए जो यहाँ पे 3 लिखा है ये गलत लिखा, आप इस 3 को मत पढ़ना, ठीक है। 3 के चक्कर में आप मत पढ़ो, 3 नहीं होगा, ठीक। तो व्हाट इज द एक मिनट, व्हाट इज द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन इंडिया। ओके, तो हमारे सामने ऑप्शन है
देखते हैं पहले सारे ऑप्शन में, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। ओके, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, यह एक बाध्यकारी और लागू करने योग्य, इट इज़ ए बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिएबल। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, फर्स्ट वाला। ओके, सेकंड वाला है, यह गैर बाधिक और केवल सूचनात्मक है, इट इज़ नॉन बाइंडिंग एंड मेयरली इन्फॉर्मेटिव। नो, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है, यह अधिसूचना जारी करने वाले प्रत्यावर्ती पर निर्भर करता है, इट इज़ डिपेंड ऑन द अथॉरिटी इश्यूइंग द नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन इशू कर रहा है उसके उस अथॉरिटी के ऊपर ये डिपेंड होता है कि नहीं होता। तो ये ऑप्शन ये भी नहीं मुझे सही लग रहा है। डी वाला का क्या है, या केवल विशिष्ट क्षेत्रों या उद्योगों पर लागू होता है, इट इज़ ओनली अप्लाई टू स्पेसिफिक सेक्टर और इंडस्ट्री। कुछ सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज पर ही सिर्फ ये एप्लीकेबल होता है, सभी पे। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यार इसका जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग है थर्ड वाले का, यार देखो इसका आंसर होगा ए वाला। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला। मैं इसका आंसर लगा रहा हूँ ए। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यार ये क्या हुआ, ये वाला सिस्टम यार मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। यार मैं ये हटा ही दे रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दो यार। हाँ अब सही है। इसका आंसर हमारा क्या है, ए वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है, देखो थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करना है। यार लीगल मेथड क्या है, यार देखो लीगल मेथड को देखो, अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे, अगर लीगल लैंग्वेज की तरह से पढ़ने जाएंगे तो आप अभी करंटली तो समझ नहीं सकते। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लीगल मेथड क्या है भाई, लीगल रिसर्च क्या है, लीगल मेथोडोलॉजी क्या है भाई। मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ यार, इतना समझ लेना। मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बता हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बार बार कि इसको नहीं बिल्कुल ऐसा मत समझना कि मैंने ऐसे बता दिया। यार भाई मान लो यार आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करना, आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे क्या करेंगे, कहीं गूगल पे की किसी विकीपीडिया पे जाएंगे, कहीं अलग लॉ की वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे तरह तरह के जो लॉ वेबसाइट्स हैं जो न्यूज़ प्रोवाइड कराती हैं, केस लॉस प्रोवाइड, वहाँ पे आप जाएंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो यार ये सब एक पार्ट है लीगल रिसर्च का। ओके, तो यही इन्हीं को हम थोड़ा सा कह सकते हैं लीगल रिसर्च, लीगल मेथोडोलॉजी। आपको किसी चीज़ पे ड्राफ्टिंग करनी है, किसी चीज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, किस सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो डाटा जिस सोर्स से आप कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा, कौन से डाटा प्राइमरी होते हैं, कौन से डाटा सेकेंडरी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लीगल रिसर्च में आ जाती हैं, लीगल मेथोडोलॉजी में आ जाती हैं। एंड एलिमेंट्स आ जाते हैं, कैसे डाटा को इंटरप्रेट करना है, इंटरव्यू क्या होता है, क्वेश्चनरी क्या होता है, इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आपके आते हैं। और कभी कभी क्वेश्चंस आपके इस पे भी पूछ ले जाते हैं लीगल मेथड लीगल मेथोडोलॉजी में कि भाई सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, कॉमन लॉ क्या होता है, टॉर्ट लॉ क्या होता है, एंड इसी से रिलेटेड भाई फैमिली लॉ क्या होता है, मुस्लिम लॉ क्या होता है, हिंदू लॉ क्या होता है। इन सभी रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो दैट गाइज, अब मैंने थोड़ा सा आपको हिंट एंड टिप्स भी साथ में देता चल रहा हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। ओके, वीडियो पूरी देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि द गैजेट ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक जर्नल एंड एन ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन विच इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ। भारत का राजपत्र एक सार्वजनिक पत्रिका और भारत सरकार का अधिकृत विधिक दस्तावेज है जो प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो एक अधीनस्थ कार्यालय है। तो इसके देखिए हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन है। इसका ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, भाई लॉ पढ़ रहे हो तो यार आपके लिए मेन मिनिस्ट्री कौन सा होगा भाई, एक है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। भाई इससे आपका और ये जो क्वेश्चन है इसका कोई लेना देना है क्या, आपको ये सोचना है क्या भाई इससे कुछ लेना देना है क्या। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा सा सेंस लगा के सोचेंगे कि भाई इस क्वेश्चन का मेरे साथ क्या लेना देना है, बताओ। कोई लेना देना नहीं इस ऑप्शन का, तो ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या है, विधि और न्याय मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसका भाई पूरा पूरा लेना देना है इस क्वेश्चन के साथ में। और मैं नीचे के कोई ऑप्शन नहीं पढ़ने चाहता क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा बी, लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, विधि और न्याय मंत्रालय। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो यार वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी और मैं जानता हूँ यार समय आपके पास कम बचा है, लेकिन इस वीडियो से जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के। तो यार दोस्तों मन लगा के पढ़ लेना यार, मैं जानता हूँ थोड़ी वीडियो लेट आई, उसके लिए मैं फिर से एक बार आपसे सॉरी कह रहा हूँ यार, लेकिन आगे से कोई वीडियो लेट नहीं हो रही, सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलती रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैन नोटिफिकेशन इन इंडिया लीगल सिस्टम बी रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर।
क्या भारतीय विधिक प्रणाली में कोई अधिसूचना पूर्वोत्तरी प्रकृति की हो सकती है क्या? अब इसमें आपको सिर्फ देखना, आपको बस हाँ या ना का जवाब देना। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसा कि पहला ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है, यस बट ओनली इफ द एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द नोटिफिकेशन। हाँ, लेकिन केवल तभी जब अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो, भाई मेंशन किया होगा तभी होगी रेस्ट्रिक्टिव, वरना नहीं होगी। दूसरा है नहीं, सूचनाएं भाई हमेशा संभावित होती, नो नोटिफिकेशन आर ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव। ओके, ये नहीं पूरी तरह से ना कह दिया। सी वाला है हाँ कह रहा भाई, कह रहा हाँ कुछ मामलों में अधिसूचनाओं का पूर्वव्यापी प्रभाव हो सकता है। यस नोटिफिकेशन कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में हो सकता है। ऊपर कह रहा था कि भाई हाँ हो सकता है अगर आप मेंशन किए हो, दूसरा कह रहा था कि नहीं हो सकता है, तीसरा कह रहा हाँ हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है। डी वाला क्या कह रहा है भाई, डी वाला हमारा भाई क्या कह रहा है, अधिसूचनाओं का पूर्वव्यापी प्रभाव न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ इफेक्ट नोटिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, भाई ये कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो इनमें से आखिर सही ऑप्शन हमारा कौन सा होने वाला है? तो फिफ्थ का जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा सी वाला। ओके, ज्यादा सोचते नहीं, फिफ्थ का हमारा ऑप्शन होगा सी वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, Which of the following statement true about notification in Indian legal system is? भारतीय विधिक प्रणाली में अधिसूचनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये जो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये क्वेश्चन आपके में अगर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसी के बाद में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन और दिया जाता है कि जिसका ऑप्शन इसमें सही होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका दे दिया जाता है। थोड़ा पेपर जल्दबाजी में मत करना, थोड़ा ध्यान से करना, कई क्वेश्चन का आंसर तो पेपर में ही मिल जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या करें भाई, अधिसूचना हमेशा विधायक द्वारा जारी की जाती है। नोटिफिकेशन आर ऑलवेज इशू बाय द लेजिस्लेचर। भाई ये पूरी तरीके से तो सत्य नहीं कि सिर्फ लेजिस्लेचर ही अधिसूचना जारी करता है। बी वाला क्या कह रहा है भाई, नोटिफिकेशन आर ओनली एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एजेंसीज। भाई अधिसूचना केवल सरकारी एजेंसियों पर लागू होती हैं। भाई ये तो सरासर गलत है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। सी वाला, नोटिफिकेशन कैन मॉडिफाई और अमेंड एग्जिस्टिंग लॉस। अधिसूचना मौजूदा कानूनों को संशोधित कर सकती हैं। अधिसूचनाएं पूरी तरह से सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, या इसमें क्या करें, नोटिफिकेशन आर प्योरली एडवाइजरी इन नेचर। तो देखो यार मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इसका आंसर जो मुझे क्या लग रहा है। ओके, मुझे इसका आंसर सी वाला लग रहा है तो मैं इसको सी वाला टाइप कर रहा हूँ। ओके, मैं अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। 7 वाला क्या, बाद में कुछ लोग कमेंट करेंगे यार आंसर गलत बता दिया, आंसर गलत बता दिया। मैं अपने अकॉर्डिंग बता दूँ, लीगल मेथड में यार कई सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक आपके पॉलिटिकल साइंस में कई क्वेश्चन हैं, उनके कुछ जगह आपको अलग आंसर मिल जाएंगे, कुछ जगह आपको अलग आंसर मिल जाएंगे। कई सारे क्वेश्चंस के आपको कई कई जगह अलग अलग आंसर मिल जाते हैं। तो मैं यार अपनी तरफ से जितनी मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट केस लॉ। देखो यार उसी से रिलेटेड आ गया हमारा। देखो क्या मैंने बताया था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। केस लॉ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो केस लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप आएंगे, जजमेंट से रिलेटेड, केस लॉ से रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे आएंगे। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नहीं है। देखो इसमें यही आता है कि भाई आपकी लीगल नॉलेज चेक की जाती है, अभी आपने लॉ के बारे में क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। आपने अगर हिंदू लॉ पढ़ा तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन 2-3 हिंदू लॉ के भी इसमें आ जाए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं। ये आपकी पूरी लॉ की फील्ड अभी तक जब फर्स्ट सेकंड में आपने जो जो पढ़ा उसका टेस्टिंग एक तरह से ये पेपर आपका लेगा। ओके, तो क्या क्वेश्चन था हमारा, कौन सा सही है। ओके, सो क्वेश्चन 7 में देखते हैं, केस लॉ भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया। केस लॉ इज क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज इट ट्रू और नॉट। तो दोस्तों ये दोस्तों ट्रू तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं 4 ऑप्शन एक बार पढ़ लेता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन बी क्या कर, केस लॉ केवल उस राज्य में बाध्यकारी है जहां मामले का फैसला किया गया था। केस लॉ इज बाइंडिंग ओनली इन द स्टेट वेयर द केस वॉज डिसाइडेड। नो। सी वाला, केवल केस लॉ विशिष्ट विधिक मामलों में न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णयों को संदर्भित करता। केस लॉ रेफर टू द डिसीजन मेड बाय जजेस इन स्पेसिफिक लीगल केसेस। तो दोस्तों यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग, मैं डायरेक्ट नीचे बढ़ रहा हूँ। अच्छा आप कहते हैं तो मैं लगा दे रहा हूँ टिक यार, आप लोग गुस्सा होने लगते हैं यार। तो सी वाला इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मैं अपने नोट्स भी साथ में लिए हुआ हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को थोड़ी और हेल्प करा सकूँ दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कानूनों का उच्चतम से निम्नतम तक सही पदानुक्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ लॉ इन इंडिया फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोअर, अब लोएस्ट। अब इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आते हैं भाई। जैसे कहा नहीं चाहता था कि स्टार्टिंग में लोग पढ़ते थे मैथ में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई कि मान लो पहले प्रेसिडेंट आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, फिर गवर्नर, इस टाइप से, लाइक दैट, समझे? उस तरह से भाई, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है भाई। हायरार्की के तौर पे आपको एक ऑर्डर बनाना होगा हाईएस्ट से लोवेस्ट का। तो पहला है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? पहला है भाई, मैं एक बार चेक करता रहूंगा दोस्तों इधर से भी। ओके, पहला है एक्ट्स, रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल पहले एक्ट आता है, फिर रेगुलेशन आता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल रूल आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि देखो यार, हम इंडिया में रहते हैं, सबसे पहले हमारे लिए क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ दो जगह दिए रखा है, सबसे पहले एक बी में एक सी में। ओके, एक बी में दे रखा है, एक सी में दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे, ठीक, फिर एक्ट होगा, फिर रूल्स होगा, फिर रेगुलेशन होगा। बी में क्या दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे रखा है, फिर रेगुलेशन दे रखा है, फिर एक्ट दे रखा है, फिर रूल होगा। देखो भाई, सही ऑर्डर तो ये होगा, पहले संविधान, फिर एक्ट होगा, फिर नियम होंगे, फिर रेगुलेशन होंगे। तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारे अकॉर्डिंग है, तो हम ऑप्शन नंबर बी को ही टैप करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ विधान का उदाहरण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? तो आपके सामने ऑप्शन है अधिनियम, नियम, संवैधानिक प्रधान निर्णय, एक्ट, रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या जजमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा बी वाला, रूल्स। ओके, नियम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? विधि आयोग की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यह है, क्या है? यानी पूछ रहे भाई, विधि आयोग यानी लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट होती है उसका प्राइमरीली एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है लॉ कमीशन का? देखिए, लॉ कमीशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया, तो देखो, यानी उम्मीद है कि लॉ कमीशन से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लॉ कमीशन के बारे में जरूर थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ओके, सरकार को विधिक सलाह प्रदान करना, इज इट ट्रू? नो, आई थिंक नो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो सकता है? देखो, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस तो हो नहीं सकता। बी, मौजूदा कानूनों में सुधार करना, नहीं नहीं नहीं, ये आपका काम नहीं है, लेजिस्लेशन का काम है, इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करना, रिफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग लॉ एंड इम्प्रूविंग, ये ऑप्शन हो सकता है। एंड नहीं नहीं नहीं, ये सी वाला है, मौजूदा कानूनों में सुधार करना, एंड डी है मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करना, और इसमें है सी, रिफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग लॉ एंड इम्प्रूविंग, डी इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका वो होगा सी वाला। ओके, क्या होगा? सी वाला इसका आंसर होगा, मौजूदा कानून में सुधार कर। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये नहीं होगा आपका, रिफॉर्मिंग। ओके, एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। इसके कुछ ऑप्शंस मुझे गलत लग रहे हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप लीव कर दें। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? भारत में विधि आयोग की रिपोर्ट कैसे लागू की जाती है? हाउ आर लॉ कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भाई बताइए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट की जाती, कैसे लागू की जाती? तो 11 में हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है? देखो, ए, इन्हें बिना किसी अतिरिक्त कदम से सीधे लागू किया जा सकता है भाई, यानी ये डायरेक्टली भाई बिना किसी को ऐसे इन्फोर्स कर दो, ऐसा हो सकता है क्या भाई? नहीं हो सकता यार। बी क्या कह रहा है? एक तो मैं पहले पेन हटाता हूँ यार, बड़ी प्रॉब्लम हो रही मुझे। ओके, अब मैं डायरेक्ट टिक नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताऊंगा करेक्ट कौन सा होगा। ओके यार, नहीं हो सकती है, मैं नीचे से ऑप्शन देखता हूँ। ओके, ऑल द अबव वाला इसमें नहीं है। बी, उन्हें विधि बनाने के लिए संसद में अनुमोदन की आवश्यकता होती है, दे आर रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट टू बिकम अ लॉ। नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। सी क्या है? वे न्यायपालिका पर बाध्यकारी हैं लेकिन कार्यपालिका पर, दे आर बाइंडिंग ऑन द जुडिशरी बट नॉट ऑन द एग्जीक्यूटिव। भाई जुडिशरी पर तो बाइंडिंग बट एग्जीक्यूटिव पे नहीं, नहीं ये नहीं होगा भाई। डी, उन्हें सलाहकारी माना जाता है और कार्यान्वयन के लिए विधि कार्रवाई की आवश्यकता होती है, दे आर कंसिडर्ड एडवाइजरी एंड रिक्वायर्ड लेजिस्लेटिव एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका आंसर 11 का होगा, 11 का आपका आंसर होगा डी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 11 का आपका कौन सा आंसर होगा? डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
ऑप्शन डी इज द, इसमें टिक हट जाएगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विधि आयोग की रिपोर्ट भारत में विधिक सुधारों और नीतियों में से कैसे योगदान करती है। हाउ डू लॉ कमीशन रिपोर्ट कंट्रीब्यूट टू लीगल रिफॉर्म एंड पॉलिसीज इन इंडिया। देखिए लॉ कमीशन से काफी सारे क्वेश्चंस आपके, ये देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके पेपर्स में भी आ चुके, एग्जाम में भी आ चुके, तो ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, विधि आयोग की रिपोर्ट में भारत विधायक सुधारों नीति में कैसे योगदान देती है। भाई लॉ कमीशन की रिपोर्ट कैसे भाई करती है बताना। पहला ऑप्शन है विधिक सुधारों पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता है, क्या दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन लीगल रिफॉर्म, इज इट ट्रू। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है वे विधिक मुद्दों पर व्यापक शोध प्रदान करते हैं, दे प्रोवाइड कंप्रहेंसिव रिसर्च ऑन लीगल इश्यूज। इसमें हमारा ऑप्शन सी हिंदी में क्या है, वे न्यायपालिका के दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। सी वाला इसमें क्या कह रहा है, दे एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द जुडिशरी। एंड डी वाला है प्रकाशन पर वे स्वतः ही विधि बन जाते हैं। डी हमारा इंग्लिश में क्या कह रहा है, दे ऑटोमेटिकली बिकम लॉ अपॉन पब्लिकेशंस। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका होगा एक मिनट, ये आपका बी वाला होगा। ओके, वे विधिक मुद्दों पर व्यापक शोध प्रदान करते हैं, दे प्रोवाइड कंप्रहेंसिव रिसर्च ऑन लीगल इश्यूज। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, न्यायिक निर्णय भारतीय विधिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे जुडिकल डिसीजन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन लीगल सिस्टम बिकॉज दे क्या है। ए ऑप्शन है आपका नई विधि प्रस्थापित करते हैं, बी मौजूदा कानून की व्याख्या करते हैं, सी संसद द्वारा पारित विधि को रद्द कर सकते हैं, या डी उपरोक्ता सभी। भाई बताओ क्या ये ऑल द अबव होगा कि नहीं। हिंदी मीडियम में तब तक सोचा मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा दे रहा हूँ। ऑप्शन आपका ए है स्टैब्लिश न्यू लॉ, बी इंटरप्रिटेट एग्जिस्टिंग लॉ, सी है ओवरटर्म लेजिस्लेशन पास बाय द पार्लियामेंट, डी है ऑल द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर होने वाला है इंटरप्रिटेड एग्जिस्टिंग लॉज। ओके, ऑप्शन नंबर बी मौजूदा कानून की व्याख्या करना। ओके, करते हैं ये। ओके, तो ये याद रखना, हमने भाई पढ़ा नहीं था क्यों। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आज जब आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उसमें ऑर्गन्स आप जब गवर्नमेंट के पढ़ रहे थे तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। तो भाई लेजिस्लेशन क्या करता था भाई, मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव क्या करता था, उन लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता था, और जुडिशरी क्या करती थी, इंटरप्रिटेट लॉ। तो याद रखना। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है। ओके, तो ये भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायिक निर्णयों में प्रयुक्त विधिक तर्क मदद करते हैं, द लीगल रीजनिंग यूज इन जुडिकल डिसीजन हेल्प इन किस काम में मदद करते हैं। ऑप्शन है विधायिका के इरादों की व्याख्या करने में, बी कानूनों को लगातार जारी रखने में, सी विधिक विवादों का समाधान करने में, डी उपरोक्ता सभी। हिंदी मीडियम वाले आप लोग ऑप्शन चुने, मैं तब तक इंग्लिश मीडियम का एक बार रीड कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए ए है इंटरप्रेटिंग द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, ए बी प्रोवाइजिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉ कंस्ट्रेंट, सी रिसॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट, या डी ऑल द अबव। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑल द अबव होगा, उपरोक्ता सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा डी ऑल द अबव, यानी आपके सभी आंसर होंगे इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, कानूनों और वैधानिक प्रावधानों को प्रमाणिक प्राथमिक स्रोत कहाँ पाए जा सकते हैं। वेयर कैन ऑथेंटिक प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टैट्यूट एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन बी फाउंड। मैंने क्या बताया था, दो सोर्स आपके होते हैं जो आप लीगल रिसर्च में मदद आपको करते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सोर्स, एक होते हैं सेकेंडरी सोर्स। ओके, तो ये वही है, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना कि प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं, बिल्कुल पढ़ के जाना इनके बारे में। ओके, और किस में पढ़ना है आपको कि लीगल रिसर्च में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, प्राइमरी सोर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके सामने एक तो ऑप्शन है आपका नेशनल गैजेट, राष्ट्रीय राजपत्र, बी है विधि की पाठ्य पुस्तकें, लॉ टेक्स्ट बुक, जो भी आप लोग लॉ बुक खरीदते हैं मोटी मोटी यार, उनके बारे में बात हो रही है, क्या वो भी प्राइमरी सोर्स हैं। सी है संसदीय बहस, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, और डी है संदर्भ पुस्तकें, एंड डी है रेफरेंस बुक। देखो यार इसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना है, इसमें आप चूज आप 2 से 3 ऑप्शन भी कर सकते थे, बट आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करने के लिए कहा जा रहा है। सो मैं 15 का जो आंसर होगा मैं जा रहा हूँ आपकी डी के साथ, रेफरेंस बुक के साथ जा रहा हूँ। ओके, इसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना था, आप कोई भी
चूज़ कर एक ऑप्शन इसमें नहीं होगा, बट बाकी इसमें 2 से 3 ऑप्शन आप चूज़ कर सकते थे। मैं जा रहा हूँ, इसका आंसर होगा डी, रेफरेंस बुक। ओके, संदर्भ पुस्तकें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अधिनियमों और न्यायिक व्यक्तित्व में नवीनतम संशोधन खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अनुसंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द फाइंडिंग लेटेस्ट अमेंडमेंट टू स्टैट्यूट एंड जुडिकल स्टेटमेंट। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, मानक पाठक पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, संसदीय बहस, मामले सामग्री। भाई कौन सा नहीं है बताओ भाई, सोर्स कौन सा नहीं भाई, प्राइमरी वाला, उस पर हम लोग पढ़े थे भाई, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, या डी केस एंड मटेरियल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन आपका सी, संसदीय बहस, पार्लियामेंट्री डिबेट्स नहीं है भाई। ओके, याद रखना। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो क्वेश्चंस थोड़ा ऊपर है हिंदी के एंड इंग्लिश के थोड़ा सा नीचे हैं, तो यार थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, एडिटिंग का समय नहीं मिला था। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ यार, बाहर मत कहना, थोड़ा गुस्सा हो गया, मानता हूँ यार, प्रॉब्लम्स हो रही होंगी यार। क्वेश्चन 17, किस प्रकार की रिपोर्ट अधिनियमों के विधायी और परिचालन पहलू में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। क्वेश्चन 17 इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में प्रोवाइड डीपर इंसाइट इन द लेजिस्लेटिव एंड ऑपरेशनल फैक्ट्स ऑफ द स्टैट्यूट। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इसका जो आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा सी, विधान से पहले और बाद की रिपोर्ट। ओके, इसमें क्या है, प्री एंड पोस्ट लेजिस्लेटिव रिपोर्ट्स। ओके, अब आप सोच रहे होंगे भाई यार क्या मैं ये कैसे याद करूं, वीडियो बार बार देखूं, परेशानी होगी। भाई कुछ मत करो भाई, सिर्फ क्वेश्चन लिख लो और उसका जो करेक्ट आंसर है बस वो याद कर लो। ओके, और सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, रटना मत, प्लीज रटना मत, एक बार पढ़ लेना। अगर यही सेम क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करते हैं, एमसीक्यू को कभी रटना मत। अगर रटना है तो सिर्फ आप अपनी धाराएं जो सेक्शंस होती हैं उनको ही रटें, एंड जो डेट्स होती हैं उनको रटें, कम इन्फोर्समेंट डेट होती है, ये सिर्फ डेट्स वगैरह को रटना है। बाकी कोई जो आपके बेसिक जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको कभी रटने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको 1 से 2 बार रीड करने की जरूरत होती है, एंड 1 बार रिवीजन, वो भी मॉर्निंग में उठ के, इतना बस हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किस अपेक्षाकृत नए विषय पर काम करने वाले शोधकर्ता के पास पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों, मामलों और सामग्रियों में शुरुआत करना क्यों उचित है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाई इट इज एडवाइजेबल फॉर अ रिसर्चर जो रिसर्च करता है, वर्किंग ऑन रिलेटिवली न्यू थीम्स टू स्टार्ट विद टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स एंड केसेस एंड मटेरियल्स। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 दिया हुआ है, इसके ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ए, विषय में कामकाजी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और आगे के संदर्भ का पता लगाने के लिए। बी, अधिनियमों और न्यायिक व्यक्तित्वों में नवीनतम संशोधन खोजने के लिए। सी, अधिनियमों की अंतर्गत विधियों नीतियों को समझने के लिए। डी, सिद्धांत या विधिक सिद्धांत के छिपे या नए आयामों को उजागर करने के लिए। अब आप हिंदी मीडियम वाले तब तक सही ऑप्शन चुने, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए पढ़ देता हूँ। ए, टू गेन अ वर्किंग इंसाइट इनटू द सब्जेक्ट एंड लोकेट फर्दर रेफरेंस। बी, टू फाइंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू द स्टैट्यूट एंड जुडिकल स्टेटमेंट। सी, टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग लेजिस्लेटिव पॉलिसी ऑफ द स्टेट। डी, टू अनकवर हाइडन ऑन न्यू डायमेंशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लीगल प्रिंसिपल। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो आंसर होने वाला है ये होगा आपका ए वाला, टू गेन वर्किंग इंसाइट इनटू द सब्जेक्ट एंड लोकेट फर्दर रेफरेंस। ओके, विषय में कामकाजी अंतर्दृष्टि प्रदान करने और आगे के संदर्भ का पता लगाने के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके, कौन से प्रकाशन समय समय पर कई खंडों में टिप्पणियों के साथ कानून का पाठ प्रकाशित करने के लिए जाने जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ईस्टर्न बुक कंपनी और यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन, जिसकी आप लोग बेरक भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन की। बी, इंग्लैंड के हेल्सबरी की विधि और हेल्सबरी की कानून। सी है AIR मैनुअल, या डी है दोनों, बी और सी दोनों। ओके, सो यही सेम ऑप्शन आपके सामने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी होंगे दोस्तों। ओके, सो बट जो 19 का जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका बी वाला। 19 का आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला। कौन सा, इंग्लैंड के हेल्सबरी की विधि और हेल्सबरी के कानून, हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड, हेल्सबरी स्टैट्यूट। ओके, तो इसका 19 का आपका आंसर होगा बी वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन मार्क आ गया हिंदी मीडियम वाला। सुप्रीम कोर्ट SCR कौन प्रकाशित करता है, इससे भी क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आने वाले, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ओके, एंड जरूर आएंगे दोस्तों, ट्रस्ट में दोस्तों बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के ऊपर एंड सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एंड जजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसके आ सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन देखिए होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रकाशित करता है,
या बी प्रकाशन नियंत्रक भारत सरकार, सी राष्ट्रमंडल देश, डी संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। अब देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, ओके, इसमें मैंने देखो एक में तो मैंने हिंदी मीडियम में ऑप्शन दे दिए आपको, बट मैंने इंग्लिश मीडियम में कोई ऑप्शन नहीं दिया। मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों। भाई देखो, इसमें मैंने एक चीज लिखी है, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट इन द ऑफिशियल रिपोर्टर ऑफ द रिपोर्टेबल डिसीजन डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो एससीआर रिपोर्ट होती है, जो जिसका जो रिपोर्टेबल डिसीजन है, किसके द्वारा डिलीवर की जाती है, किसके द्वारा दी जाती है भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। एंड ये पब्लिश किसके अंडर की जाती है, ये पब्लिश की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, जिसको कंट्रोलर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, तो उसके द्वारा भी की जाती है। तो देखिए आपके सामने इसमें दोनों ऑप्शन दिए थे। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन जो इनको देना चाहिए था, बोथ देना चाहिए था, बट यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया। तो हम कौन सा ऑप्शन चुन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट चुन सकते हैं। बट कई बार यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है भाई, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन आपका सही बता सकती है भाई, एंड कंट्रोलर ऑफ एप्लीकेशन गवर्नमेंट का भी ऑप्शन सही बता सकती है। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने पूरा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सिर्फ अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना मेरा काम नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर से सिर्फ काम नहीं चल सकता है ना यार। क्वेश्चन 21, सुप्रीम कोर्ट एससीआर के प्रत्येक खंड में कितने भाग होते हैं, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग। देखो यार, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर, मैंने इसको सर्च किया गूगल पे यार, आंसर कई जगह 2 भाग आ रहे, कई जगह 3 भाग आ रहे हैं। और ट्रस्ट में दोस्तों 2 से 3 से ज़्यादा कहीं शो नहीं हो रहे थे दोस्तों। जब मैंने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया, रिपोर्ट निकाली, तो वहाँ पर तो मुझे 4 भाग दिख रहे थे दोस्तों, 4 पार्ट्स दिख रहे थे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर 4 भाग होगा दोस्तों। इसलिए मैंने इसका जो आंसर है दोस्तों, ये 4 पार्ट्स ही लगाया। हाउ मेनी पार्ट्स डज ईच वॉल्यूम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एससीआर कंसिस्ट ऑफ, तो मैंने इसका आंसर लगाया आपका 4 पार्ट्स। कई जगह आपका 3 या 2 पार्ट भी दिखा रहा था, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट एससीआर के प्रत्येक भाग में क्या शामिल है, बताओ भाई। सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट होती है भाई, उसमें भाई क्या क्या शामिल होता है। देखो थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है आप सभी को, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कोई नहीं होने वाला, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ओके, आज के लिए क्षमा चाहता हूँ यार। एक बार मैं हिंदी मीडियम का कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश मीडियम कर लेंगे, थोड़ा सा चलता है दोस्तों यार। सुप्रीम कोर्ट एससीआर के प्रत्येक भाग में क्या शामिल है, ए प्रमुख नोट्स, विषय सूचकांक और नाम मात्र सूचकांक, या बी हेड नोट और वॉल्यूम इंडेक्स, या सी है आपका प्रमुख नोट और विषय सूचकांक, डी है नामात्र सूचकांक और वॉल्यूम सूचकांक। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका होगा ए प्रमुख नोट, विषय सूचकांक और नामांक सूचकांक। ओके, 22 का क्या है, डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताऊंगा। व्हाट इज इंक्लूड इन द ईच पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, ए है हेड नोट, एंड फिर सब्जेक्ट इंडेक्स एंड नॉर्मल इंडेक्स, ये तीनों चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। ओके, बढ़ते हैं 23 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट एससीआर में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी कहाँ दी गई है। भाई जो महत्वपूर्ण निर्णय होती हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो कहाँ दिए गए हैं, वॉल्यूम इंडेक्स में, नामांकित सूचकांक में, प्रमुख नोट्स में, और फ्रंट कवर पेज पे। तो जो हमारा 23 का आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सी प्रमुख नोट्स में। ओके, प्रमुख नोट्स में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, where is the information about important decision highlighted in the Supreme Court SCR, ए है वॉल्यूम इंडेक्स, बी है नॉमिनल इंडेक्स, सी है हेड नोट, या डी है फ्रंट कवर। तो इसका सी वाला है हेड नोट। ओके, सो 23 का आंसर क्या होगा, हेड नोट होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विधि रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, बताओ भाई कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो 24 का आपका आंसर क्या होगा, सी होगा ICLR, इनकॉर्पोरेटिव काउंसिल ऑफ ऑल रिपोर्टिंग। ओके, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 वाला। ओके, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द लॉ रिपोर्ट्स, तो इसमें हमने सी वाला ऑप्शन बताया आपको, ICLR, इनकॉर्पोरेटिव काउंसिल ऑफ लॉ रिपोर्टिंग। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या कह रहा है, इंग्लैंड की लॉ रिपोर्ट की कौन सी श्रृंखला अपील न्यायालय और हाउस ऑफ लाइफ द्वारा तय किए गए मामलों की रिपोर्ट करती है। ओके, एक बार हम इसका तो इंग्लिश वाला भी पढ़ लेते हैं, फिर साथ ही में आंसर बताएंगे। विच सीरीज ऑफ लॉ रिपोर्ट ऑफ इंग्लैंड रिपोर्ट केस डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ अपील एंड द हाउस ऑफ लॉ। तो 25 का इसका आंसर होगा आपका अपील केसेस, AC याद रखना, अपील केसेस फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या मामला है, अपील मामले। 25 का आंसर होगा ए वाला, अपील मामले AC। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई भाई मेरे, एक मिनट, जस्ट गिव 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा हमारा है, 26। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 25 है, 26 नहीं है यार,
मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आ रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार हम लोगों को। अब आई थिंक सही होगा मामला, क्योंकि अब बराबर चलेगा मामला हम लोगों का। ओके, मैं थोड़ा सा इसको सही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, पढ़ने में कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा। 25, इसको मैं थोड़ा सा बराबर ले आ रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको पढ़ाने में भी, एंड आपको हो सकता है समझने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आई होप दोस्तों अब थोड़ा सा सही हो दोस्तों। ओके, या थोड़ा प्रिपरेशन करने का समय नहीं मिला आप लोगों के लिए दोस्तों, बट डोंट वरी, कल से जो भी आपके पेपर्स होंगे सभी की सोशोलॉजी, इकोनॉमी और जो भी सब्जेक्ट आपके बच्चे हिंदू लॉ वगैरह, आरटीए वगैरह, सभी के सभी कंप्लीट कराऊंगा मैं आपके। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़े, तो 25 वाला हमारा हो चुका है, इसका ऑप्शन होगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या कह रहा है, विधिक अनुसूचन में केस डाइजेस्ट की क्या भूमिका है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। केस डाइजेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 2 से 3 से 4 से 5 तो आएंगे ही आएंगे। तो केस डाइजेस्ट के 5 नंबर आप मान के चलिए जरूर आएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ केस डाइजेस्ट इन इंडियन इन लीगल रिसर्च। ओके, नॉर्मली लीगल रिसर्च आप समझिए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, इंडियन लीगल रिसर्च भी पूछ दिया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन वही होगा। सो 26 का आपका जो आंसर होगा दोस्तों ए, वे केस में प्रत्युक्त विभिन्न सिद्धांतों का सारांश प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड अ समरी ऑफ लीगल प्रिंसिपल यूज्ड इन केसेस। बी, उनके व्यापक और अध्यंत केस विधि शामिल है। दे कंटेन कंप्रेहेंसिव एंड अपडेट केस लॉ। सी है, वे प्रसाधन न्यायिक निर्णयों का पता लगाने में सहायता करते हैं। सी, दे असिस्ट इन लोकेटिंग रिलेवेंट जुडिकल डिसीजन। एंड डी है, उपरोक्ता सभी ऑल द। तो इसका जो आंसर होने वाला दोस्तों होगा डी, ऑल द अबव। ओके, क्या होगा दोस्तों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो रोक के आप लिख भी सकते हैं करेक्ट आंसर इसका। ओके, समझने की जरूरत है आपको बस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या कह रहा है, वार्षिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज पर्पस ऑफ एन एनुअल सर्वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो 27 वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, विधि की विभिन्न, ऑप्शन ए पढ़ रहा हूँ, विधि की विभिन्न शाखाओं में महत्वपूर्ण मामलों का सारांश प्रकाशित करना। ए है, टू पब्लिश समरीज ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। बी, विधि की विभिन्न शाखाओं में परिणामी विकास की रूपरेखा तैयार करना। बी है, द टू आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ इन डिफरेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, बोथ ए एंड बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, भारत में किस प्रकाशन का उल्लेख वार्षिक सर्वेक्षण के उदाहरण के रूप में किया जाता है। विच पब्लिकेशन इन इंडिया इज मेंशन्ड एज एन एग्जांपल ऑफ एनुअल सर्वे। ऑप्शन ए है, भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण, एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन लॉ। बी है आपका, भारतीय विधि संस्थान का वार्षिक प्रकाशन, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट एनुअल पब्लिकेशन। सी है, नई दिल्ली की विधि समीक्षा, एनुअल लॉ रिव्यू ऑफ न्यू दिल्ली। डी है, इंडियन लॉ डाइजेस्ट, या डी है आपका इंडियन लॉ डाइजेस्ट। सो आप जो आपका क्वेश्चन 28 है, इसका जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए वाला। ओके, एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन लीगल स्टेटस। कभी कभी दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी देती है वो इस तरह से हिंट दे देती है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ना पता तो आप थोड़ा सा तुक्का मार सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमने इससे पहले क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था, एक मिनट यार, ये तो मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत हो रही है यार आज वीडियो में। हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसे कि हमने मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था किस से रिलेटेड क्वेश्चन, एनुअल सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था। ओके, एंड इसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसमें ऑप्शन एनुअल सर्वे का दे दिया गया। तो दोस्तों इसमें 90% चांस रहते हैं कि इसका आंसर वही होगा जो इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक लाइन से क्वेश्चन देती है। अगर एनुअल सर्वे के पूछेगी तो एनुअल सर्वे के पूछेगी, देन उसके बाद लॉ कमीशन के पूछेगी तो लॉ कमीशन के पूछेगी। तो थोड़ा एक पैटर्न वाइज क्वेश्चन का पेपर भी आपका सेट किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। ओके, ये चीज़ आपकी, ये टिप बहुत काम आने वाली एग्जाम में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या कह रहा है 29 हमारा, विधिक पत्रिकाओं में संचित सूचनांक का उद्देश्य क्या। व्हाट इज पर्पस ऑफ ए कंपैरेटिव इंडेक्स इन लीगल पीरियोडिकली। ऑप्शन ए है, पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित लेखों की सूची कर बनाना। टू लिस्ट आर्टिकल पब्लिश्ड इन डिफरेंट इश्यू ऑफ द पीरियोडिकल। बी है, पत्रिका में संदर्भित मामलों की एक सूची प्रदान करना। टू प्रोवाइड एन इंडेक्स ऑफ केस रेफर्ड इन द पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन 29 का जो आपका आंसर होने वाला दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ऑल द अबव होगा, उपरोक्ता सभी। ओके, 29 का आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्ता सभी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है,
संचयी सूचना लेखों के बारे में क्या जानकारी प्रदान करता है? व्हाट इन्फॉर्मेशन डज ए कंपैरेटिव इंडेक्स प्रोवाइड अबाउट आर्टिकल्स? सो जो इसका आंसर है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, अब आई थिंक सही है मामला। सो जो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, इसका जो आपका आंसर होगा दोस्तों, एक मिनट, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी वाला, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्या कह रहा है? ब्रिटिश ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल लॉ के संचयी सूचकांक में क्या शामिल है? व्हाट डज द कंपैरेटिव इंडेक्स ऑफ द ब्रिटिश ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड्स? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा भाई डी, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। ओके, लेख, आर्टिकल, नोट्स और केसेस, मामले, उपरोक्त सभी। 32 क्या कह रहा है? बारी बारी से पढ़ने और स्मरण करने से क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अल्टरिंग रीडिंग एंड रिकॉल? भाई यहाँ पर रिवीजन की बात हो रही, जो आप नोट्स पढ़ते हैं रिवीजन से क्या फायदा होने वाला भाई बताओ। एक तो भाई यार एक चीज़ आपने पढ़ी, लिख ली, मैंने पढ़ी, फिर लिखी, फिर पढ़ी, भाई बार बार पढ़ रहा हूँ भाई, रिकॉल कर रहा हूँ, अपने आप से पूछ रहा हूँ भाई, कुछ ना कुछ तो नया चीज़ मुझे पता चलेगी, उसमें क्या मिस्टेक वगैरह, यही तो। इसमें ऑप्शन क्या? ए, यह सीख को और बनाए रखने को बढ़ाता है, यानी ये इन्हेंस करता है लर्निंग एंड इसको रिकॉल को। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और सही करूँगा ताकि ये बराबर में क्वेश्चन आ जाए। आज तो मैं सेट नहीं कर पाया एडिटिंग, लेकिन कल से बिल्कुल अच्छे से एडिटिंग करके लाऊंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की स्टडी में। ओके, हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ए वाला ही इसका आंसर होगा। ओके जी, बिल्कुल इसका आंसर होगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। केस और सामग्री पुस्तकों के अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टडिंग केसेस एंड मटेरियल्स बुक? तो सो जो हमारा 33 है इसका आंसर होगा दोस्तों बी वाला। ओके, वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से विधिक सिद्धांतों को समझना, टू अंडरस्टैंड लीगल प्रिंसिपल थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, केस बुक में आमतौर पर क्या शामिल होता है? व्हाट डज ए केस बुक टाइपिकली इंक्लूड? सो भाई केस बुक में टाइपिकली क्या इंक्लूड होता है बताओ भाई? ए, विधि और विनियम, स्टैट्यूट एंड रेगुलेशन। बी है विधिक दस्तावेज का नमूना, सैंपल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। सी है विधिक सिद्धांतों का संग्रह, समराइज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। या डी है आपका केस संक्षेप, केस ब्रीफ। तो जो 34 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, केस ब्रीफ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विधि का अध्ययन करने की केस पद्धति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द केस मेथड ऑफ स्टडिंग लॉ? तो आपके सामने ऑप्शन है 35 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी वाला। ओके ओके, 35 का आपका आंसर होगा सी वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 क्या कह रहा है? केस बुक में पढ़ने से विधि के छात्रों को कैसे लाभ हो सकता है? हाउ कैन रीडिंग केसेस इन केस बुक बेनिफिट लॉ स्टूडेंट? भाई आप केस लॉ क्यों पढ़ेंगे भाई? आप जजमेंट्स क्यों पढ़ेंगे? आपको केस पढ़ने से क्या फायदा होगा? देखो यार, आप ही से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे। ये स्क्रीन मत देखिए, मेरे को देखिए थोड़ा। भाई आपसे कहा जाता है कि अगर आपको एक सफल अधिवक्ता बनना है, सफल जज बनना है, तो आपको केस लॉ जजमेंट पढ़ने जरूर आने चाहिए। अब वो क्यों पढ़ना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप खुद एक बार वीडियो देखिए, सारे ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोचिए क्या ऑप्शन इसका हो सकता है भाई। सोचिए 36 का आपका आंसर क्या हो सकता है? ओके, देख लिया ना। इससे उन्हें मुकदमे की प्रक्रिया पहलू को समझने में मदद मिलती है। इट्स हेल्प देम अंडरस्टैंड द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ लॉ सूट। यस कह सकते हैं, ये भी ऑप्शन एक तरह से करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ये भी सीखने को मिल सकता है भाई। एक्यूरेट आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर बी क्या है? यह विधिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग में व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इट प्रोवाइड प्रैक्टिकल इंसाइट इन टू द एप्लीकेशन ऑफ लीगल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इट इज अ ट्रू। सी, या उन्हें अपने विधेयक लेखन कौशल का अभ्यास कराती है। इट्स अलाउ देम टू प्रैक्टिस देयर लीगल राइटिंग स्किल। ये इसमें भी हेल्प करती है दोस्तों। ओके, एंड डी क्या है? या उन्हें विधिक उद्धरणों और संदर्भों को याद रखने में सक्षम है। इट इज इनेबल देम टू मेमोराइज लीगल साइटेशन एंड रेफरेंस। देखिए चारों ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है 36 के। ओके, बट जो आपका एक एक्यूरेट आंसर आपको लगाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये आपको बी वाला लगाना चाहिए। ओके, ये चारों ऑप्शन आपके सही है मेरे अकॉर्डिंग।
ऑल द अबव का ऑप्शन होता तो भाई मैं तो ऑल द अबव लगा देता। तो इसका आंसर जो आपका होगा बी वाला होगा, बी वाला। ओके, याद रखना। मैं नीचे बढ़ता हूँ। 37 क्या कह रहा है? मामलों और सामग्री पुस्तकों का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित दृष्टिकोण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड अप्रोचेज एंड व्हेन स्टडिंग केसेस एंड मटेरियल बुक्स। सो 37 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका सी वाला। ओके, सक्रिय रूप से पढ़ने और मामलों का आलोचना विश्लेषण करने में संतुष्ट होना, एंगेजिंग इन एक्टिव रीडिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस द केसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? तुलनात्मक दृष्टिकोण से विधिक इतिहास का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज पर्पस ऑफ स्टडिंग लीगल हिस्ट्री फ्रॉम कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। भाई लीगल हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? भाई कानून का इतिहास आपको क्यों पढ़ना है? बताओ भाई, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। सो आपका 38 का ऊपरी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। टू आइडेंटिफाई यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल दैट अप्लाई अक्रॉस डिफरेंट लीगल सिस्टम। सार्वभौमिक विधिक सिद्धांतों को पहचान करना और जो विभिन्न विधिक प्रणालियों पर लागू होते हैं। सो आपका ए वाला इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 आपका। वैदिक संदर्भ में लैटिन शब्द प्रो बोनी का क्या अर्थ है? प्रो बोनो का मतलब क्या था? व्हाट इज द लैटिन टर्म प्रो बोनो मीन्स इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। देखो यार, लीगल टर्म वैसे इसमें पूछे नहीं जाने चाहिए, मेरा इतना पर्सनल व्यू है दोस्तों, लेकिन इसमें पूछे गए हैं दोस्तों। अगर पूछे जाते हैं तो पेपर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपने लीगल टर्म याद नहीं किए हैं। ओके, सो आप लीगल टर्म को अगर देखना चाहें तो बिल्कुल देख लें एक बार। मेरे रिकमेंडेशन रहेगी कि आप देखना चाहें तो देख लें, याद करना चाहें। देखिए, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें वैसे भी क्वेश्चन बहुत टफ थे दोस्तों, बट इसमें क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। ओके, बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका जो हमारा आंसर हो सकता है दोस्तों ये होगा हमारा सी वाला। जनता की भलाई के लिए बिना किसी शुल्क के या कम शुल्क पर, फॉर द पब्लिक गुड। इसमें याद रखना फॉर पब्लिक गुड, अगर प्रो बोनो को आता है मतलब यानी पब्लिक गुड, इतना याद रखना है बस। ओके, अब ये याद रखना पब्लिक गुड विदाउट चार्ज और एट रेड्यूस फीस। ओके, ये आपका सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा फ्रांसिस शब्द किस मामले के मुख्य बिंदुओं का सारांश देने वाले विधिक दस्तावेज को संदर्भित करता है? विच फ्रेंच टर्म रिफर टू अ लीगल डॉक्यूमेंट समराइजिंग द की पॉइंट ऑफ अ केसेस। सो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका आंसर होने वाला है दोस्तों ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा सी होगा, रिज्यूमे। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक संक्षिप्त नाम इब्न उक्त निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है? बताइए, व्हाट डज द लीगल एब्रिविएशन इबिड स्टैंड फॉर? इबिड किसके लिए स्टैंड होता है बताइए, बताओ। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा बी वाला। ओके, इब्डेम उस स्थान पर, इब्डेम इन द सेम प्लेस। ओके, क्वेश्चन 42 की तरफ बढ़ते हैं। किस लैटिन शब्द का उपयोग विधिक कारण धारणों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है कि दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है? Which Latin term is used to refer to a legal presumption that the accused is innocent until proven guilty? अब इसमें देखो यार, काफी सारे लोग कहेंगे यार ये ऑप्शन होगा, आपका जो डी वाला है यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, एआई इनकम्बिट प्रोबिटियो क्विट डाइंस्ट नॉन ने क्वी नेगेट। बहुत कठिन शब्द है यार, मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था और मुझे भी बहुत डिफिकल्टीज होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो 42 का आपका आंसर कौन सा होगा? डी वाला होगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिनियमित की व्याख्या के उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पर्पस अप्रोच टू स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। सो आपके सामने ये देखिए 43 के कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो आपकी ज्यादा लंबी ना हो। सो 43 का आपका जो आंसर दिया हुआ है दोस्तों वो होगा आपका बी वाला। कानून के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए अदालत को विधेयक के ऐतिहासिक संदर्भ और इदारत पर विचार करना। द courts should consider the historical context and intent of the legislature in order to determine the purpose of the statute. ओके, क्वेश्चन नंबर आंसर का कौन सा होगा? बी वाला, सेकंड वाला। ओके, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ओके, बता दूंगा यहाँ से। बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ। क्या कह रहा है? भारत में व्याख्या का निम्नलिखित में से कौन सा नियम तब लागू होता है जब किसी कानून के शब्द स्पष्ट और शंका मुक्त है? देखो यार, हिंदी में लीगल मेथड पढ़ना बहुत ट्रिकी है यार। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं प्रणाम करता हूँ भाई, आप इतना कठिन काम संभव कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत कठिन काम है हिंदी मीडियम में लीगल मेथड को पढ़ना यार। ओके, क्वेश्चंस भी बहुत कम है, नोट्स भी बहुत कम है, स्टडी मटेरियल भी बहुत कम अवेलेबल है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, so in India which of the following rules of interpretation is applicable when the word of statutes are clear and ambiguous? तो भाई आपका जो 44 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए वाला, द लिटरल रूल, शाब्दिक नियम। ओके, ए वाला होगा, फर्स्ट वाला। ओके, फर्स्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 की तरफ। क्या कह रहा है?
एजिडम जेनरिस के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ एजिडम जेनरिस? सो ये 45 का आंसर आपका होगा ए वाला। आपने एजिडम जेनरिस के बारे में पढ़ा जरूर होगा। या तब लागू होता है जब सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों की सूची का अनुसरण करते हैं और सामान्य शब्द विशिष्ट शब्दों के समान प्रकार तक सीमित होते हैं। इट्स अप्लाई व्हेन जनरल वर्ड्स फॉलो ए लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड एंड द जनरल वर्ड्स आर लिमिटेड टू द सेम काइंड एज अ स्पेसिफिक वर्ड्स। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ए वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। किस कानून की भाषा में अस्पष्टता होने पर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन इज यूज्ड व्हेन देयर इज एन एम्बिग्यूटी ऑफ वैगनेस इन द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, मज्जा और पदार्थ का सिद्धांत। अब यही आपका हिंदी में है भाई, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ओके, ये सेम क्वेश्चन आपका ऐसा ही टाइप होकर एग्जाम में आया था, तो मैंने सेम हूबहू ऐसे ही आपका उतार दिया यहाँ पे। क्वेश्चन 47, नॉस्किटो एसोसिएट इज रिलेटेड टू, ये आपका लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। देखिए जो जितने भी आ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत आप मैं कहना चाहता हूँ एब इनिशियो वगैरह के बारे में पढ़ लेना, हो सकता है आ जाए। ओके, सो जो 47 का जो आपका आंसर होगा 47 का वो होगा आपका डी वाला, संविदा कानून की व्याख्या से, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 की तरफ। विधिक अनुसंधान क्या है? व्हाट इज लीगल रिसर्च? लीगल रिसर्च क्या है? देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, लीगल रिसर्च क्या है? इसको मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, देख लूँ 48 का आंसर क्या होगा आपका। निर्णय लेने के लिए विधि से संबंधित जानकारी की पहचान करने और उसे पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द रेक्टिफाइंग इंफॉर्मेशन मेकिंग लॉ रिलेटेड डिसीजन। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 की तरफ। क्या कह रहा है? किस प्रकार के सिद्धांत विधिक अनुसंधान के नियमों, एक मिनट, किस प्रकार के सिद्धांत विधिक अनुसंधान के नियमों और सिद्धांतों के विस्तृत जांच और मूल्यांकन में शामिल हैं? वर्णनात्मक, खोजपूर्ण और व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक। तो आपका जो 14, विच टाइप ऑफ डॉक्ट्राइन लीगल रिसर्च इन्वॉल्व ए डिटेन एग्जामिनेशन एंड एवल्यूशन ऑफ लीगल रूल एंड प्रिंसिपल, ए डिस्क्रिप्टिव, बी एक्सप्लोरेटिव, सी एक्सप्लेनेटिव या डी एनालिटिकल? तो 49 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी वाला, एनालिटिकल। ओके, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। ओके, 49 का आंसर आपका होगा डी वाला। ओके, डी वाला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 50 की तरफ। ओके, क्वेश्चन 50 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सोशियो लीगल रिसर्च से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, एनालिटिकल रिसर्च जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, सामाजिक विधिक अनुसंधान का तात्पर्य निम्न के अध्ययन से है। सोशियो लीगल रिसर्च रिफर टू द स्टडी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में मुझे लग रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बी वाला, सामाजिक पहलुओं के विधिक पहलुओं। ओके, द लीगल एस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम, जी हाँ बी वाला होगा, द लीगल एस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम। बढ़ते हैं क्वेश्चन में 51 की तरफ। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और दोस्तों कमेंट करके दोस्तों जरूर बताओ कि यार इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हेल्प हो रही है तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस करता हूं दोस्तों कल के कल आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। हर एक जो भी क्वेरी होगी उसकी क्वेरी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोग प्लीज कमेंट बता देना और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड, सभी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएंगे। क्वेश्चन में 51 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, कमेंट करके जरूर बता देना एंड स्टूडेंट्स को शेयर कर देना यार, जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो नहीं देखी प्लीज उनको शेयर जरूर कर देना प्लीज यार, रिक्वेस्ट है दोस्तों यार आप सभी से यार, हेल्प करना यार। 51 क्या कह रहा है? सामाजिक विधि अनुसंधान में शामिल है। सोशल लीगल रिसर्च इन्वॉल्व क्या करती है? ए विधिक कानून और केस विधि का संग्रह और विश्लेषण, बी ए कलेक्टिंग एंड एनालिटिकल लीगल स्टैट्यूट एंड केस लॉ, बी अनुभवज अध्ययन करना और सामाजिक विज्ञान विधियों का उपयोग करना, कंडक्टिंग एम्पिरिकल स्टडीज एंड यूजिंग सोशल साइंस मेथड, सी है विधिक सिद्धांतों की व्याख्या करना है, इंटरप्रेटिंग लीगल डॉक्ट्राइन एंड प्रिंसिपल, डी है उपरोक्ता में से कोई नहीं, डी है नॉन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 51 जो हमारा है इसका जो आंसर है दोस्तों बी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या है? बी वाला। ओके, सेकंड बी। क्वेश्चन 52 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधि, देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर स्टूडेंट ने काफी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए हुए हैं, एक लीगल मेथड का और पेपर टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ दोस्तों, उसके आंसर की भी स्टूडेंट ने शेयर की, तो उसको भी एक बार जरूर रीड कर लेना, पढ़ लेना दोस्तों। एंड आपको किसी और चैनल से भी हेल्प हो रही है तो प्लीज दोस्तों देखना समझना दोस्तों यार। ओके, जहां से यार ज्ञान मिले ले लेना चाहिए, जहां से मदद हो ले लेना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक शोध समस्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए रिसर्च प्रॉब्लम इन लीगल रिसर्च। सो जो हमारा 52 है, इसका जो आंसर हमारा होगा वो होगा बी वाला, एक विशिष्ट विधिक मुद्दे जिसके ए स्पेसिफिक लीगल इशू टू बी इन्वेस्टिगेट, दो वाला, सेकेंड वाला, बी वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन 53 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अनुसंधान में से एक अच्छी तरह से तैयार किया गया अनुसंधान की समस्या का विशेषता नहीं है। 53 वाला, which of the following is not a characteristic of well formulated research problem in legal research। आज मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट यार आपको आंसर बता दूंगा, क्योंकि यार ऐसे वीडियो बहुत लेट हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका जो आपका आंसर होगा सी होगा, थर्ड होगा। 53 का आंसर होगा थर्ड वाला, जटिलता और व्यापक दायरा, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्रॉड स्कोप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ओके, विधिक शोध में शोध समस्या तैयार करने में निम्नलिखित कौन सा पहला कदम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम इन लीगल रिसर्च। बताइए क्या है। सो 54 का आपका ए होगा, आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि के विषय में पहचान करना। भाई आपको अगर किसी टॉपिक पे कुछ लिखना है तो सबसे पहले यार आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने लॉ क्यों किया, भाई आपका इंटरेस्ट था या नहीं था, तो आप सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट क्या है इसको फाइंड आउट करना होगा। लीगल रिसर्च का पहला रूल ये होता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या। ओके, याद रखना, ये क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, चाहे किसी क्वेश्चन का रूप बदल के आए लेकिन ये आएगा जरूर, भले ये भेस बदल के आए लेकिन ये आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, वैदिक अनुसंधान में साहित्य समीक्षा आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ए लिटरेचर रिव्यू इन लीगल रिसर्च। सो क्वेश्चन 55 का जो हमारा आंसर होने वाला दोस्तों ये होगा ए वाला। ओके, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिसर्च गैप, संभावित अनुसंधान की रिक्त की पहचान करना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 की तरफ। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी कंसिडर व्हेन फॉर्मेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इन लीगल रिसर्च। तो 56 का जो हमारा आंसर होने वाला दोस्तों ये भी आपका ए वाला होगा, ए वाला। ओके, व्यवहार पूर्णता, महत्व और अनुसंधान प्रश्न स्पष्टता, फिजिबिलिटी, सिग्निफिकेंस एंड रिसर्च क्वेश्चन क्लियरिटी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 57 की तरफ। ओके, क्वेश्चन 57 क्या करा, शोध परिकल्पना क्या है, का अर्थ क्या, शोध परिकल्पना का अर्थ क्या है। हाइपोथेसिस रिसर्च, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस रिसर्च के बारे में। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, क्वेश्चनरी के भी क्वेश्चन आएंगे, इंटरव्यू के भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो 57 का आंसर आपका ए होगा, एक शोध समस्या के लिए अस्थायी स्पष्टीकरण, ए, ऑप्शन ए फर्स्ट वाला, ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर रिसर्च प्रॉब्लम। 57 का आंसर होगा आपका ए वाला। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, शोध परिकल्पना का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। तो 58 का जो आपका आंसर होने वाला है, 58 का आंसर ये आपका होगा सी वाला, अनुसंधान प्रक्रिया को और जांच का मार्गदर्शन करना, टू गाइड द रिसर्च प्रोसेस एंड इन्वेस्टिगेट। ओके, सी आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा, सी, बिल्कुल बराबर में लाके खड़ा कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही मैं एडिट करता जाऊं ताकि आपको कोई इशू ना हो। 59, एक शोध परिकल्पना कैसे तैयार की जाती है, हाउ इज अ रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 59 वाला। तो 59 का जो आपका आंसर होगा, इसका जो आपका आंसर होगा डी होगा, बाय फॉर्मुलेटिंग ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, चरों के बीच अपेक्षित संबंध का स्पष्ट विचरण तैयार करके। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कह रहा है, 60 कह रहा है, एक शोध परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट अ रिसर्च हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका आंसर होने वाला है दोस्तों ये आपका डी वाला होने वाला है, इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थ्योरीज बट सब्जेक्ट टू रिवीजन एज न्यू एविडेंस इमर्ज, या मौजूदा ज्ञान और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए लेकिन नए लक्ष्य सामने आने पर संशोधन के अधीन होना चाहिए। ओके, ये बाकी सब गलत हैं, ए बी सी वाले गलत हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनालिसिस इन लीगल रिसर्च। भाई मेन पर्पस क्या है एनालिसिस करने का, लीगल रिसर्च में आप किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, अनुसंधान में विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो आपका 61 का आंसर है, इसका आंसर होगा आपका सी वाला, टू इंटरप्रिटेट ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द कलेक्शन डाटा, ऑप्शन नंबर थर्ड, एकत्रित आंकड़ों की व्याख्या करना और उनसे निष्कर्ष निकालना। ओके, 62 की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक अनुसंधान में डेटा व्याख्या में क्या शामिल है, इन लीगल रिसर्च व्हाट डज डाटा इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व। तो 62 का जो आपका आंसर होगा ये होगा सी वाला, प्रेजेंटिंग रॉ डाटा इन अ विजुअल अपीयरिंग मैनर, बी ए कच्चे डेटा को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ।
किस शोध रिपोर्ट में विधिक प्रदायकों का हवाला देने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज पर्पस ऑफ साइटिंग लीगल अथॉरिटी इन आर रिसर्च रिपोर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा आपका बी वाला। टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ द आर्गुमेंट एंड फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, अनुसंधानों के तर्कों को निष्कर्ष का समर्थन करना और उन्हें मजबूत करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। विच स्टेप इन लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व एग्जामिन द कलेक्टिंग डाटा एंड आइडेंटिफाई पैटर्न ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स? तो जो देखो यार 64 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों 64 वाले क्वेश्चन का, इसका जो आपका आंसर है ये है आपका बी वाला, विश्लेषण एनालिसिस विश्लेषण। 64 का आंसर क्या होगा? बी वाला। 65 वाला जो आंसर होगा आपका देखो इसका भी डायरेक्ट आंसर बताओ। 65 का आपका आंसर होगा सी वाला, विधिक विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार आयोजित करना, कंडक्टिंग इंटरव्यू विद लीगल एक्सपर्ट। इंटरव्यू का क्वेश्चन आ गया देखो, अब आने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन। 66 वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, ओके, तो इसको मैं भी स्किप कर रहा हूं, ये बिल्कुल एंड में बताऊंगा, ओके। 67 वाले के ऊपर आता हूं भाई, ओके, हाँ बराबर में आ गया भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है? किस शोध उपकरण में संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करके और उसके बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए उसके एक प्रतिनिधि उपसमूह का चयन करना शामिल है? विच रिसर्च टूल इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन टू स्टडी एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द होल? तो 67 का जो आपका आंसर होने वाला ये होगा आपका सी वाला। देखिए इसमें ऑप्शन आ गया आपके क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, सैम्पलिंग, पार्टिसिपेशन, तो इसका होगा सी सैम्पलिंग, नमूनाकरण, ओके, याद रखना नमूनाकरण 67 का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 68 किस शोध उपकरण में किसी विशेष व्यक्ति या समूह का स्थगित क्या है दोस्तों, स्थिति की गहन जांच शामिल है? मैं थोड़ा क्वेश्चन उधर कर रहा था, इधर थोड़ा पढ़ना भूल गया। विच रिसर्च टूल इन्वॉल्व एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप्स और सिचुएशन? सो आपके ऑप्शन क्या है? ए ऑब्जर्वेशन अवहेलना, बी प्रश्नावली क्वेश्चनरी, सी केस स्टडी, या डी नमूनाकरण यानी सैंपलिंग। तो जो आपका 68 है दोस्तों, इसका जो आपका आंसर होगा दोस्तों ये होगा सी केस स्टडी, थर्ड ऑप्शन होगा केस स्टडी, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रश्नावली तैयार करने से सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू कंसीडर बिफोर फ्रेमिंग ए क्वेश्चनरी? लक्षित जनसंख्या, टारगेट पॉपुलेशन, बी अनुसंधान उद्देश्य, बी द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, सी एस शोधकर्ता प्राथमिकताओं की व्यक्तित्व, द रिसर्चर पर्सनल प्रेफरेंस, संसाधनों की उपलब्धता। तो इसकी जो क्वेश्चन नंबर 69 में आ रहा है दोस्तों, इसका आंसर होगा ए वाला, लक्षित जनसंख्या, द टारगेट पॉपुलेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, ओके। डबल बैरल प्रश्न क्या होता है? व्हाट आर डबल बैरल क्वेश्चंस? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों ये होगा ए वाला, ऐसे प्रश्न जिनके दो अलग अलग भाग है लेकिन एक ही प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें टू डिस्टिंक्ट पार्ट है बट रिक्वायर ए सिंगल रिस्पॉन्स, ओके, ए वाला होगा। इसका 70 का आंसर होगा ए वाला, ओके। कोई क्वेश्चन का आंसर अगर समझ में ना आए कमेंट करके बता देना, मैं उसमें मेंशन कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं टिक नहीं लगा रहा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो। कोई दिक्कत नहीं यार, आज यार और देख लो यार, कल से जो भी वीडियो आएंगे उसमें सब में टिक लगाऊंगा यार, प्रॉमिस कर रहा हूँ यार। क्वेश्चन नंबर 71 क्या करा? व्हाट आर द कॉन्टिजेंट क्वेश्चंस? तो 71 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों ये होगा हमारा डी वाला, ओके। क्वेश्चंस दैट आर वैलिडेट द रिस्पॉन्स, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है 4 वाला। प्रश्न जिनका उपयोग उत्तरदाता के प्रतीकों को मान्य करने के लिए किया जाता है। 72 ओपन एंडेड प्रश्न क्या है? व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस? तो 72 का जो हमारा आंसर है ये हमारा आंसर होगा इसका बी वाला, ए क्वेश्चन दैट रिक्वायर्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक प्रश्न जिसके लिए विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। 73 निम्नलिखित में से कौन सा नमूना डिजाइन जनसंख्या को उपसमूह में विभाजित करता है और फिर प्रत्येक उपसमूह से नमूने का चयन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग डिजाइन डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप एंड देम सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप? सो 73 का जो हमारा आंसर होने वाला है ये होगा डी वाला, ओके। देखो यार आप लोगों ने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो डिस्कस कर ही लिया है, पढ़ भी लिया होगा, याद भी कर लिया होगा अभी तक, बट जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ 100 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता उस प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर आपके रिपीट होते हैं नहीं रिपीट होते हैं, बट ये जो मैं ये करा रहा हूँ इससे क्वेश्चन आपके ज़रूर आने चाहिए। एंड अगर आ जाते हैं तो आपको यार एक काम ज़रूर करना होगा दोस्तों, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है वीडियो यार, आपको कमेंट करके बताना होगा कि इस वीडियो से आपको क्वेश्चन सर आए तो कितने आए थे, ये भी आपको बताना होगा, ओके। क्वेश्चन 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 क्या है? विच टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? देखो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि यार बहुत वीडियो डिले लंबी हो रही है आप लोगों के लिए। तो 74 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों ये होगा बी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, व्यवस्थित नमूनाकरण, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ओके। सैंपलिंग के भी काइंड्स होते हैं याद रखना।
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आर कैटेगराइज्ड बाय गैर संभवता नमूनाकरण विधियों की विशेषता है। तो 75 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका सी वाला, ए लैक ऑफ जनरेबिलिटी, सामान्यीकरण की कमी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 76 की तरफ। किस प्रकार का गैर संभवता नमूना अध्ययन में शामिल करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों की सिफारिश करने वाले प्रतिभागियों पर निर्भर करता है? विच टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रिलाइज ऑन पार्टिसिपेशन रिकमेंडेड एडिशनल पार्टिसिपेंट फॉर इंक्लूजन इन द स्टडी? तो 76 का आपका आंसर होगा ए वाला, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, स्नोबॉल नमूनाकरण। 77 संभवता प्रतिचयन की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? तो 77 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा आपका 77 का भी आंसर आपका सी होने वाला है, थर्ड ऑप्शन होने वाला है। यह सुनिश्चित करना कि जनसंख्या में प्रत्येक तत्व को चुने जाने का सपना मौका मिले, सम्मान मौका मिले, सपना नहीं सम्मान मौका मिले, सॉरी फॉर दैट। इट इंश्योर दैट एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? विधिक अनुसंधान में अवलोक पद्धति का दायरा मुख्य रूप से केंद्रित है, बताइए। द स्कोप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इन लीगल रिसर्च इज प्राइमरी फोकस ऑन किसके ऊपर फोकस है? 78 का जो हमारा आंसर है दोस्तों ये है डी वाला। कौन सा है? डी, फोर्थ वाला है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, विधिक संदर्भों में मानव व्यवहार को समझना। ओके, बढ़ते हैं 79 की तरफ। 79 के विधि शोध में अवलोक पद्धति का एक नुकसान है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इन लीगल रिसर्च लिमिटेड एबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैप्चर हाई कॉस्ट एंड। देखिए इसका जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मुझे याद है, हाँ इसमें मैंने लिख भी रखा है। इसके जो जितने ऑप्शन है सभी के सभी सही भाई, सभी के सभी जटिलताएं, तो इस क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हैं। ओके, लीव करो यार। कुछ क्वेश्चन मैं लीव करा देता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पूछे भी एग्जाम में, वो भी क्योंकि इतने डिफिकल्ट यार क्वेश्चन होते हैं कि उस एक क्वेश्चन के चलते आपके 4 से 5 क्वेश्चन खराब हो जाते हैं, तो उनको लीव करने में बेहतरी होती है भाई। एक नंबर के चक्कर में आप 4-5 नंबर मत अपने खराब करें यार। देखो मैं प्रैक्टिकल पे रहता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, यानी कि भाई एक एक करके रट कर जाना, एक एक नंबर की वैल्यू होती है मैं मानता हूँ, बट एक कानपुर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 का, जहाँ पे परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बहुत ही जरूरी है। मैं बता रहा हूँ अगर आपने परंपरा नहीं निभाई, प्रतिष्ठा अपनी खवाई और अनुशासन भूले तो आप गए भाई। ओके मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। सो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा 80 वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा या डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, सी होगा। सी, इट्स रिलाई ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लीगल फिनोमिना, या विधिक घटनाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन पर निर्भर करता है। तो 70 या भाई 80 वाला हो गया। 81 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूजिंग द केस स्टडी मेथड इन लीगल रिसर्च? विधिक अनुसंधान में केस स्टडी पद्धति का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 81 का जो हमारा आंसर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स ये होगा आपका बी वाला, सेकंड वाला। ओके, टू अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल ऑफ स्पेसिफिक लीगल सिचुएशन, किसी विशिष्ट विधिक स्थिति की जटिलता को समझना। ओके, आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा सेकेंड। जैसे आप लोग क्या कहते हैं चीज़। देखो थोड़ा यार मजाक करते चल रहा हूँ ताकि आप लोग, मुझे मालूम बहुत प्रेशर में यार, देखो टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। देखो यार एमसीक्यू एग्जाम में एक बहुत अच्छी खासियत होती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखो सब्जेक्टिव में चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें अगर आप मन लगा के एक बार अच्छे से थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो बस थोड़ा सा थिंक करना, रियल लाइफ में इसका क्या सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड अपने जोड़ के देखना क्या इसका सही आंसर ये होगा भाई। आप 100 में से 90% चांस होते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता, फिर भी आप करेक्ट आंसर लगा के आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। 82 का हमारा आंसर होगा सी वाला, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, केस अध्ययन अनुसंधान, केस स्टडी रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? सिविल विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ सिविल लॉ? जैसा मैंने आपको बताया था कि सिविल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो 83 वाला जो हमारा आंसर है इसका आंसर होगा बी वाला, टू रिसॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और इंटाइटल्स, व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच जो विवाद होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको हल करना सिविल लॉ का उद्देश्य है। अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया, आपके सामने कुछ और ऑप्शन दिया जा सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, कॉमन लॉ क्या होता है, फैमिली लॉ क्या होता है, ये सारे लॉ आपको पता, इनके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक विधि विवाद का एक प्रकार नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिविल लॉ डिस्प्यूट? अब भाई इसमें से बताओ सिविल लॉ डिस्प्यूट कौन सा नहीं है। ओके,
कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट इट इज़ अ सिविल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट अपना संविदा विधि भी आती है, सिविल में आती है, जो आपने पढ़ी भी है दोस्तों। सेकंड सेमेस्टर तक आपने पढ़ी है। संपत्ति विवाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये आप आने वाले समय में पढ़ेंगे। तलाक और पारिवारिक विधि के मामले, ये आपके अभी इसमें फैमिली लॉ में भी होंगे दोस्तों। डाइवोर्स एंड फैमिली लॉ मैटर्स, ये आप पढ़ रहे होंगे दोस्तों। ये भी आपका सिविल में आता है। डी हत्या और हमले के मामले, मर्डर एंड असॉल्ट के मामले, ये दोस्तों आपके क्रिमिनल में आते हैं, तो ये सिविल नहीं होगा। तो आपका 84 का जो आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा भाई। ये सिविल मैटर नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर है। ओके, क्वेश्चन 85, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल? आपराधिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिसॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और एंटाइटल, भाई बिल्कुल नहीं, व्यक्तियों संस्थाओं के बीच विवाद को हल करना क्या क्रिमिनल लॉ का कानून होगा? भाई आपके बीच में हम ये हल कर देने, आप भाई घर जाइए, आप भी घर जाइए, आपने मर्डर किया, आप भी घर जाइए, आप भी, आपका मर्डर हुआ, आप भी घर जाइए, आपके बीच में मैंने सुलह करा दी, दिस इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ का भाई, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता भाई। टू पनिश इंडिविजुअल फॉर कमिटिंग क्राइम, भाई अपराध करने के लिए व्यक्ति को दंड करना। हाँ भाई, दंड देंगे कि नहीं देंगे बताओ भाई, बताओ भाई, दंड दोगे कि नहीं दोगे जो भी अपराध करेगा? बिल्कुल दोगे ना। तो 85 का बी तो होगा ही होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं सी, व्यक्तिगत अधिकारों को स्वतंत्रता की रक्षा, भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार और उसके नागरिक नहीं भाई। इसका आंसर जो होगा आपका 85 का वो होगा बी वाला। ओके, सेकंड वाला होगा। पनिश इंडिविजुअल टू फॉर कमिटिंग क्राइम, अपराध करने के लिए व्यक्तियों को दंडित करना होगा। भाई अगर आपने क्राइम किया तो आपको दंड जरूर मिलेगा। इसमें कोई क्षमा याचना नहीं होती है, इसमें कोई डिस्प्यूट बीच में सॉल्व नहीं किया जाता, समझौता नहीं होता इसमें। अगर आप एक पार्टी कह भी दे कि भाई मुझे नहीं करना है केस, मैं पीछे लेना चाहता हूँ, तो भाई कोई मतलब नहीं, तुम लेना चाहते हो लो भाई, ये एक सोशल क्राइम है भाई, मेरे सामाजिक क्राइम है, इसका असर समाज पे भी पड़ता है। क्रिमिनल लॉ इज ए सोशल क्राइम। ओके, ये याद रखना, सामाजिक क्राइम है। ओके, अगर आज आपको छोड़ दे तो कल हमें दूसरे को भी छोड़ना पड़ेगा। 86 क्या कह रहा है? प्राकृतिक विधि का उद्देश्य क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोसीजरल लॉ? प्रोसीजरल लॉ आपके कौन से होते हैं? सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर। अब भाई प्रोसीजरल, भाई अब तो आपका सीआरपीसी भाई बन गया, बीएनएसएस बन चुका है, भारतीय ने चेंज भी हो चुका है, तो इसमें हो सकता है नाम आपके चेंज होके भी आए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो आपके नए लॉज हैं उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो आपके 3 नए कानून आए हैं दोस्तों। हाँ जी हाँ, बिल्कुल चांसेस है, ऐसा मत समझना नहीं पूछे जा सकते हैं आपके। कब आया था, किसने किया, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 86 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी वाला। ओके, टू गवर्न द कंडक्ट ऑफ इनगल प्रोसीडिंग। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। इक्विटी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, इक्विटी का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है, किस प्रकार किया गया? तो 87 का जो हमारा आंसर होगा ये होगा सी वाला, थर्ड वाला। कॉमन लॉ प्रिंसिपल है, सामान्य विधि सिद्धांत है। ओके, इक्विटी कैसे अस्तित्व में आई? हाउ डिड इक्विटी कम इनटू एग्जिस्ट? इक्विटी कैसे अस्तित्व में आई बताओ। 88 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों ये होगा सी वाला, थर्ड वाला। थ्रू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ चांसरी, चांसरी न्यायालय के निर्णय के माध्यम से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। द कोर्ट ऑफ चांसरी वाज एस्टेब्लिश्ड टू, चांसरी न्यायालय की स्थापना इसलिए की गई थी कि वह 89 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों ये होगा ए वाला, ए वाला होगा दोस्तों, ए वाला। प्रोवाइड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ इन केसेस वेयर कॉमन लॉ फेल्ड, उन मामलों में असाधारण सहायता प्रदान करे जहां सामान्य विधि विफल हो गई हो, फेल हो गई हो। ओके, बढ़ते क्वेश्चन 90 की तरफ। विच लेजिस्लेशन गवर्न द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस इन इंडिया? भारत में आपराधिक मामलों में प्राकृतिक पहलुओं को कौन सी विधि नियंत्रित करती है? आईपीसी, सीपीसी या सीआरपीसी, इंडियन कॉन्टिनेंटल इंडियन एविडेंस एक्ट। देखो यार यहाँ पे हो सकता है अब आईपीसी आपका लिख के ना आए। ओके, अभी तक यार लॉ तो अभी तक आपका ना आए मेरे, अब देखिए पेपर बनाने पे, अगर वैसे नहीं आईपीसी अभी आपका लिखना आना चाहिए, नए लॉस अभी तक अप्लीकेबल नहीं हुए हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट के एसेंट हो चुके हैं। सो अभी तक मुझे लगता है आईपीसी आपका लिखा आना चाहिए, बट अगर नहीं आता तो आप लोग समझ तो जाएंगे कौन सा नया कानून आया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ओके, बी वाला है। सेकंड, दंड प्रक्रिया संहिता। 91 क्या कह रहा है भाई? प्रक्रियात्मक विधि में सबूत के भार का उद्देश्य क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ का भाई क्या मतलब है प्रोसीजर लॉ में? बर्डन ऑफ प्रूफ। ओके, ये आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है भाई, पढ़ेंगे। 91 का जो आपका आंसर होने वाला है दोस्तों ये होगा आपका बी वाला। ओके, प्रतिवाद के अपराध या निर्दोष को स्थापित करना, टू स्टैब्लिश द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ डिफेंडेंट। ओके, 92 क्या है? इन इंडिया ए सिविल सूट कैन बी फाइल्ड इन विच कोर्ट? भारत में सिविल मुकदमा किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उपरोक्ता सभी। तो 92 का जो आपका आंसर होने वाला दोस्तों ये डी ऑल द अबव होगा, उपरोक्ता सभी में भाई आप सिविल केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं कि नहीं फाइल कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड इन केसेस लॉ एनालिसिस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भारत में केस विधि विश्लेषण में उपयोग की जाने वाली तकनीक नहीं है? सो 93 का हमारा आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 93 का आंसर हमारा होगा डी वाला। ओके,
जुडिकल रिव्यू। 94 क्या है दोस्तों, 94 का आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। ओके, ओवर रूलिंग, ओवर 94 का आंसर होगा ओवर रूलिंग। ओके, 95 क्या कह रहा है, भारत व भारतीय मामले में विधि एक पूर्ण निर्णय को विभेद करने का उद्देश्य क्या। तो 95 का जो हमारा आंसर होने वाला है ये होगा आपका सी वाला, वर्तमान मामले में पूर्व निर्णय को लागू होने से रोकना, टू अवॉइड द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीड टू द करंट केसेस। ओके, तो ये आपका सी वाला होगा। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा आपका, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोसेसिव प्रोसीजर ऑफ इंडियन लॉ। तो इसका जो आपका आंसर होगा दोस्तों, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसका आपका आंसर होगा सी वाला, या बाधिकारी नहीं लेकिन अदालत इस पर विचार कर सकती है। इट इज नॉट बाइंडिंग बट मे बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय केस विधि में अनुपात निर्णय की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो डिसेंडे इन इंडियन केस लॉ रेफर टू। तो 97 का जो आपका आंसर होने वाला है दोस्तों ये होगा आपका बी वाला, तर्क या विधिक सिद्धांत जिस पर निर्णय आधारित, द रीजनिंग और लीगल प्रिंसिपल ऑन विच द डिसीजन इज बेस्ड। बढ़ते क्वेश्चन पर 98 की तरफ। भारत में कौन सा विधि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए। सो इसका जो आंसर होगा आपका 98 है ना, आई थिंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसका ए वाला आपका आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल मटेरियल इन इंडिया। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो जो 99 का आपका आंसर है ये आपका होगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द एबव। फोर्थ वाला इसका होगा उपरोक्ता सभी। दोस्तों अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसका नहीं सॉल्व किया, आपको नहीं मिला, अगर आप चाहते हैं इसकी भी वीडियो मैंने, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना। मैं आज के आज इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा दोस्तों, बना के रात तक अपलोड कर दूंगा। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करना, पेपर बहुत अच्छा आपका होगा यार। सोशोलॉजी का अच्छा कराऊंगा, इकोनॉमी का भी अच्छा कराऊंगा, RTI का भी पेपर आपका अच्छा होगा, हिंदू लॉ का भी पेपर आपका अच्छा होगा। ओके, आपको क्या करना है, बस वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक कर लेना, कमेंट करके अपना प्यार बढ़िया सारा प्यार बताना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्राथमिक विधि सामग्री नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लीगल मटेरियल इन इंडिया। सो देखते हैं हमारा जो 100 है इसका आंसर होगा ए वाला, IPC, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। सो दोस्तों यहीं पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले आपसे एक बार फिर से सॉरी कहता हूं, बहुत दिनों बाद यार वीडियो आई, बहुत लेट वीडियो आई, आपका एक पेपर भी छूट गया है, पता नहीं आपका पेपर कैसा हुआ, प्लीज कमेंट करके बताना कैसा हुआ है। एंड अब नहीं छूटने दूंगा दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत यार पछतावा हो रहा है, मैं वीडियो नहीं बना पाया सीरियसली दोस्तों, बट अब नहीं होने दूंगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, और मोटिवेशन मुझे आपसे मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतनी अच्छे से वीडियो आपके लिए बना पाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू फॉर योर एग्जामिनेशन।